नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आप देख रहे हैं पहरेदार। अधिकार के तराजू में कंज्यूमर का पलड़ा बेईमानी से हल्का किया जा रहा है, लेकिन आखिर फिक्र किसे है और किससे फर्क पड़ रहा है? कंज्यूमर जब अपने हक के लिए आवाज उठाता है तो कंपनियों और इंस्टीट्यूशन की ये सो कॉल्ड ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम कंज्यूमर की शिकायत सुनने और सुलझाने के बजाय इन्हें और भी ज्यादा उलझा दे रही है। तो क्या हमारे देश में कंज्यूमर निहत्था है? दोयम दर्जे का प्रोडक्ट और सर्विस देकर क्या कंपनियां कंज्यूमर को नजरअंदाज कर सकती हैं? अफसोस कि मेरे ख्याल से इसका जवाब हाँ है, बिल्कुल हाँ है। कंज्यूमर को नजरअंदाज किया जा रहा है। तो आज पहरेदार में हम रखेंगे कुछ ऐसे ही केसेस आपके सामने जो खोल रही हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम की पोल। लगातार 4 साल से अपने फ्लैट बायर को नजरअंदाज कर रही ओमैक्स की नींद तोड़ी पहरेदार ने। ओमैक्स ने नहीं सुनी अपने खरीदार की, ना ही डेवलपर एसोसिएशन क्रेडाई की। बैंक से परेशान हैं तो बैंकिंग ओम्बुड्समैन तक फरियाद ले जाइए। लेकिन जिस प्रभावी एजेंडे के साथ बैंक ओम्बुड्समैन बनाए गए थे, क्या उस प्रभावी तरीके से ये सुलझा रहे हैं कंज्यूमर के मामले भी? होंडा के डीलर ने एक्सेसरीज और सुविधा के नाम पर वसूले ज्यादा पैसे। जवाब मांगने जब कंज्यूमर पहुंचा डीलर के पास तो कंपनी और डीलरशिप के चूहे बिल्ली के खेल में फंस गया बेचारा कंज्यूमर। जी हां, हमारे देश में शायद कंज्यूमर बेचारा ही है, तभी हमारे पहरेदार जैसे शो बार बार कंपनियों की नींद खोल रहे हैं। मेरठ के अनूप सिंघल ने 2006 में बहादुरगढ़ में ओमैक्स के नए प्रोजेक्ट एम्पायर बिल्डिंग नॉर्थ एवेन्यू में फ्लैट बुक किया। बुकिंग के 2 साल के अंदर अनूप जी ने 3/4 पेमेंट यानी लगभग 20 लाख रुपए बिल्डर को दे भी दिए। लेकिन जब ओमैक्स ने 2009 में फ्लैट डिलीवरी की कमिटमेंट पूरी नहीं की तो अनूप जी ने बची हुई पेमेंट नहीं दी। एक तो इन्हें डेवलपर फ्लैट नहीं दे रहा था, ऊपर से कोई जवाब नहीं दे रहा था, तो कंज्यूमर ने कहा कि वो पेमेंट आखिर किस बात की दे। 2011 में अनूप जी पहरेदार के पास आए अपनी समस्या लेकर। पहरेदार की पहल के बाद ओमैक्स ने माना था कि प्रोजेक्ट में देरी हो रही है और बताया कि अनूप जी ने पेमेंट भी नहीं की है। अब इस पूरे इंतजार में 2 साल और जुड़ गए। हमारे शो में आने के बाद अनूप जी अपने मामले को लेकर के पहुंचे थे क्रेडाई में और अभी तक ये मामला नहीं सुलझ पाया था। अनूप जी ने इस दौरान जब क्रेडाई यानी कि ये डेवलपर्स की एक एसोसिएशन है, कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम में अपनी फरियाद पहुंचाई थी, तब भी कुछ नहीं हो पाया था और ओमैक्स का ये फ्लैट बायर जो है उसकी स्थिति बद से बदतर हो गई थी। शिकायतों के इस लंबे सिलसिले पर पहरेदार ने आखिर में फुल स्टॉप लगा दिया है। अप्रैल 2013 में नवरात्र के इस शुभ महीने में अनूप जी को अपने फ्लैट की चाबी मिलने वाली है। लेकिन इनकी सारी जद्दोजहद समझते हैं खुद अनूप सिंघल से, मेरठ से आए हैं ये हमारे स्टूडियो। अनूप जी, आपने कई जगह गुहार लगाई, ओमैक्स के पास गए जो कि आपका बिल्डर है जिसको आपने पैसे दिए थे, आप उनके एसोसिएशन क्रेडाई के पास गए, पहरेदार के पास आए। कौन सा इफेक्टिव प्लेटफॉर्म आपको लगा जहां आपको अपनी समस्या का निपटारा मिला है? मैं तो जितनी भी जगह था सब जगह गया और अगर जो भी कुछ रिलीफ मिला है, आज जो भी कुछ मेरे को रिलीफ मिल रहा है वो एक्चुअली पहरेदार की वजह से ही मिल रहा है। ये बात मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ। तो और उससे पहले तो किसी ने बात भी नहीं की थी मुझसे, कोई बात नहीं कर रहा था आपसे। हाँ, कोई सुन नहीं रहा था आपकी। हाँ, फ्लैट की चाबी मिलने वाली है, विद इंटरेस्ट आपने पूरा पेमेंट चुका दिया, तो ऑल इज वेल, आप संतुष्ट हैं? ओमैक्स के खुशहाल ग्राहक हैं अब आप? नहीं, देखिए ये तो आपने बहुत कठिन प्रश्न किया है। खुशहाल ग्राहक कैसे हो सकते हैं? 5 साल आई हैव स्पेंट विद 20 lakhs of rupees being paid to ओमैक्स। अगर आप ये सोचिए कि ये पैसा मैंने लोन पर लिया हुआ होता तब मेरी क्या स्थिति होती। ये तो भगवान की कृपा थी कि हमने वो पैसा लोन पे नहीं लिया था, इसलिए आई कुड सर्वाइव। और अब 5 साल बाद जब उन्होंने मेरे से 3,30,000 रुपए एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लिया है, तब अब वो कह रहे हैं कि दे रहे हैं, पर मैं वैसे फ्लैट पर विजिट करके आया हूं। मुझे अभी ये नहीं मालूम है कि वो फ्लैट इस स्थिति में है कि मुझे वो अप्रैल में मिल सके। हम आपके साथ उस फ्लैट की चाबी लेने के लिए पहुंचे तो कैसा रहेगा? दैट वुड बी एक्सीलेंट। दैट वुड बी एक्सीलेंट। आपको लगता है तब चाबी मिलेगी? एक सुंदर चाबी तो देंगे, वो आपके प्रेशर में है। उनके जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर का मेरे पास फोन भी आया है और उनके रिप्रेजेंटेटिव के भी फोन आ रहे हैं। ये तो मैं मानता हूं कि आज वो रिकंसिलिएशन के पूरे मूड में है, पर प्रॉब्लम ये है कि 5 साल, लुक एट द टाइम आई हैव स्पेंट एंड इट वाज ए होपलेस टाइम आई हैव स्पेंट pursuing a matter which had no result. I was fighting against the wall. लेकिन अब हमें जवाब
मिल रहा है। क्रेडाई ने मदद नहीं की, बिल्डर भी चुप हो गया था। पहरेदार का डंडा ओमैक्स को ऐसा पड़ा कि सालों पुराना मामला दिनों में सुलझ गया है। कंपनी ने पहरेदार को बताया है कि अनूप जी का मामला सुलझ गया है, पोजेशन पेपर बिल्कुल तैयार हैं, अप टू डेट हैं और अनूप जी जब चाहें तब फ्लैट में शिफ्ट हो सकते हैं। इसके साथ ही कंज्यूमर की सबसे बड़ी जीत यह हुई है कि लेट पेमेंट पर चुप्पी साधी ओमैक्स इस कंपोनेंट को भी अब देने को तैयार है। तो जीत हुई है, आप मानते हैं कि नहीं अनूप जी? डेफिनेटली पहरेदार ने बहुत बड़ी हेल्प की है। अगर मेरे ख्याल से वॉट एवर रिस्पॉन्स आई हैव गॉट इज बिकॉज ऑफ पहरेदार। लेकिन एक जगह आप और गए थे अपनी शिकायत, अपनी फरियाद लेके, कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट एंड डेवलपर एसोसिएशन के ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम, वहां कैसा अनुभव रहा? वहां का अनुभव अच्छा नहीं रहा। वहां उन्होंने मतलब बातें तो की पर एक्शन कोई नहीं लिया और हमारे को और उल्टा इंटरेस्ट पेमेंट में लायबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि उनकी वजह से हम इस उम्मीद में रहे कि शायद कुछ सेटलमेंट हो जाएगा और हुआ नहीं, तो हमें और इंटरेस्ट एक्स्ट्रा देना पड़ा। मेरे साथ हैं कंज्यूमर मामलों की जानकार और कॉलमिनिस्ट पुष्पा गिरिमा जी। पुष्पा मैम, ये है क्रेडाई का लेटर जो कि इनको भेजा गया कि हम माफी चाहते हैं कि बिल्डर मौजूद भी नहीं था आपकी हियरिंग के दौरान, अब आप आगे अगला कदम उठा सकते हैं जो एप्रोप्रिएट आपको लगे। ये ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है या मजाक है? बिल्कुल बिल्कुल वही है। ये तो बहुत ही अफसोस की बात है। ये देखिए, जहाँ भी आपको एक अल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेस सिस्टम बनाना है तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि उसका क्रेडाई का क्रेडिबिलिटी होना चाहिए। वो क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या है? जब ये आप मीडिएशन लाना चाहते हैं तो मीडिएटर्स इम्पार्शियल इंडिपेंडेंट होना चाहिए और उसका कुछ मतलब रजिस्टर्ड ट्रेन मीडिएटर्स होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि कोई वो डिसीजन लेता है मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। बिल्डर्स जो मेंबर्स हैं जब मीडिएशन के लिए बुलाते हैं उनको आना है वहाँ। अब देखिए, नॉर्थ अमेरिका में बेटर बिजनेस ब्यूरो कहते हैं, वो इंडस्ट्री का बना हुआ एक ऐसे डिस्प्यूट रिड्रेस मैकेनिज्म है। मीडिएशन और आर्बिट्रेशन के थ्रू ये डिस्प्यूट्स करते हैं और वहाँ इतना इम्पार्शियल और होते हैं और जो ट्रेन और जो उनका मेंबर है वो नहीं सुनता है, उनका नाम वो वेबसाइट में आता है और उनका एक रेटिंग होता है और इसके जो बिजनेस इनका नहीं सुनता है और जो भी डिसीजन है मीडिएशन में आर्बिट्रेशन में वो नहीं जारी करता है, उनका रेटिंग बिल्कुल कम हो जाता है और उपभोक्ता देख सकते हैं उनके वेबसाइट पे जब भी कुछ खरीदना है, ये बिल्डर है या जो भी है, तो उनका वो रेटिंग देख के वो खरीदते हैं। इससे उनको बहुत हानि होता है। मतलब इट्स अ वेरी डिटरेंट एक्शन। बिल्कुल एक आई वॉश की तरह नहीं रखें। लेकिन आपको नहीं लगता है कि ठीक है, ये रिड्रेसल सिस्टम के पास गए थे दूसरी बार, पहली बार तो बिल्डर की क्या जिम्मेदारी थी, डेवलपर की क्या जिम्मेदारी थी, उसने पूरी तरह से फेल किया है? बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक है। तो एक्चुअली वी रियली नीड अ रेगुलेटर। हमारे देश में रेगुलेटर और एक अच्छा ओम्बुड्समैन चाहिए। ये हाउसिंग सेक्टर में रेगुलेटर चाहिए। अनफॉर्चुनेटली सरकार इतने साल से कह रहे हैं, अभी आ रहा है, आज ही आ रहे हैं, इस साल आ रहे हैं, अभी तक नहीं हुआ है, पता नहीं वो कब होगा। लेकिन इतने सारे परेशान हैं उपभोक्ता इसके बारे में। रेगुलेटर चाहिए, ओम्बुड्समैन चाहिए, ऐसी बॉडी चाहिए जो इन पर नजर रखें, लेकिन आधे दिल से नहीं, पूरे दिल से ये सोचकर नजर रखें कि उन्हें कंज्यूमर के अधिकारों की रक्षा करनी है, ना कि अनदेखी करनी है कि कंज्यूमर इधर से उधर भागता रहे और उससे सुनने वाला कोई नहीं हो। बैंकिंग ओम्बुड्समैन एक ऐसी संस्था है जिसको बनाने के पीछे मकसद यही था कि बैंकिंग क्षेत्र में कंज्यूमर अधिकारों की अनदेखी ना हो। लेकिन क्या बैंकिंग लोकपाल भला कर पा रहा है बैंक के कंज्यूमर्स का? इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे पहरेदार में आगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार और आज पहरेदार में हम ये सवाल उठा रहे हैं कि हमारे देश में कंज्यूमर की शिकायतों की सुनवाई का सिस्टम आखिर कितना दुरुस्त है। क्या कोई सुन भी रहा है कंज्यूमर की या नहीं? ऐसा ही एक केस आपके सामने रखूंगी। बैंकिंग अपने बड़े कंज्यूमर बेस के साथ हमारे देश में सबसे बड़े सर्विस प्रोवाइडर में से एक है। किसी भी देश की तरक्की के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों का बैंकों से जुड़ना जरूरी होता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के इस दौर में हर दिन कई नए ग्राहक बैंक की सर्विसेज का फायदा भी उठा रहे हैं। लेकिन क्या ये बैंक कंज्यूमर की शिकायतों के निपटारे में भी आगे रहते हैं? सरकार ने इसी का ध्यान रखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत बैंकिंग ओम्बुड्समैन स्कीम बनाई गई, एक ऐसी संस्था जो कंज्यूमर की शिकायत सुने और इसका निपटारा करे। लेकिन 94% केस डिस्क्लोजर के प्रभावशाली आंकड़ों के बीच सच क्या है? क्या यहां से मिला न्याय वाकई में बैंकिंग कंज्यूमर की जिंदगी को आसान बना रहा है?
गुड़गांव के लखन सिंह रजरवाल का आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट है। जनवरी 2011 में इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम कार्ड का इस्तेमाल एक्सिस बैंक के एटीएम में किया। एटीएम से पैसे निकल गए, लेकिन लखन के अकाउंट में से ये रकम जो है वो निकली जरूर, लेकिन इनके हाथ नहीं पहुंची, किसी और के हाथ पहुंच गई। अपना अनुभव शेयर करने के लिए हमारे साथ लखन सिंह खुद जुड़ रहे हैं। लखन जी नमस्ते, स्वागत है पहरेदार में। आपको कैसे पता चला कि आपने जो एक्सिस बैंक में ट्रांजैक्शन किया था उससे पैसे जरूर निकले, जो आपने नहीं लिए किसी और ने निकाल लिए, या जो भी हुआ उसके साथ? 9:45 बजे के आसपास से पेमेंट निकाली थी, जो निकली नहीं है। मैं काफी देर तक मतलब निकालने के बाद अपना ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, और वो उसके ना मशीन जो है एटीएम मशीन, उसमें स्क्रीन ब्लू हो गई थी। मैंने काफी वेट किया। उसके बाद में मैं नेक्स्ट 5 HDFC बैंक से अपने पेमेंट निकाल के आ गया, 10,000 जो था मेरा अमाउंट जी। लेकिन 1 आवर के बाद मेरे पास दोनों ट्रांजेक्शन हुए कि आपका मेरे अकाउंट में 20,000 कट गया 10+10 में। और इसके बाद क्या हुआ? आप दोनों बैंकों से बातचीत करते रहे? आपका बैंक है आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक के एटीएम में जहां ये गड़बड़ी हुई? कस्टमर के आईसीआईसीआई बैंक को फोन किया था, उन्होंने बोला आपका 15 डेज के दिन पैसा आपका वापस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं कोई डिटेल नहीं दिया, तो मैं 14 सेक्टर ब्रांच है जहाँ मेरा अकाउंट है, मैं वहां पर गया था। मैंने रिटर्न में उनको एप्लीकेशन दिया था, ठीक है, कि ये प्रॉब्लम हुआ, मैं सारा डिटेल दिया था उन लोगों को। उसके बाद उन्होंने बोला कि हम आपके एप्लीकेशन एक्सिस बैंक को दे देते हैं, या आप पर्सनली जाकर एक्सिस बैंक से भी बात कर सकते हो। तो मैं एक्सिस बैंक भी गया था, उन्होंने बोला कि आप हमारे कस्टमर नहीं है, आईसीआईसीआई बैंक कस्टमर, तो आप वहीं कंप्लेन कर सकते हैं। और जब आपको अच्छा सा सोल्यूशन नहीं दे पा रही थी बैंक, आप ऑम्बुड्समैन के पास गए थे, उनकी तरफ से आपको मदद मिली? नहीं, काफी मदद मिली, लेकिन उन्होंने जो ऑर्डर उनको दिए थे बैंक्स को, उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया। जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और अभी तक मामला फंसा हुआ है, उन पैसों का कुछ अता पता नहीं है जो 2011 में इनके अकाउंट से निकल चुके थे, और जो फुटेज है उसका भी कोई अता पता नहीं है। बैंकिंग ऑम्बुड्समैन ने अपने फैसले में यह कहकर केस क्लोज कर दिया कि लखन के मामले को सुलझाने के लिए जिस तरह के प्रूफ की जरूरत है उसकी सुनवाई बैंकिंग ऑम्बुड्समैन में नहीं हो सकती है। यह है बैंकिंग ऑम्बुड्समैन का वही फैसला जो मेरे हाथ में है। और इसमें एक अजीब सी बात यह दिखती है कि उन्होंने लिखा है कि केस क्लोज कर दिया जा रहा है, पर इसके बाद एक हैंड रिटन, एक आफ्टर थॉट सा लिखा गया है कि हाउएवर, यानी कि अगर एक्सिस बैंक चाहे तो वो कंज्यूमर से सीसीटीवी फुटेज शेयर कर सकता है। मेरे साथ हैं कंज्यूमर मामलों की जानकार पुष्पा गिरिमा जी। पुष्पा मैम, ये ऑर्डर और ज्यादा आपको नहीं लगता इंस्ट्रक्टिव हो सकता था? ये बहुत ही जैसे उन्होंने हिदायत दी है बैंक को, एक हैंड रिटन आफ्टर थॉट दे दिया है। जैसे आपने कहा नोडल ऑफिसर बैंक उस लेवल पे ये डिसाइड कर सकते थे इजीली, वो नहीं किया और उनका गलती था। और बैंकिंग ऑम्बुड्समैन तो वो गलती को लेना था, और ही शुड हैव टेकन अ डिसीजन। और ये तो सिंपल मामला था, और सीसीटीवी फुटेज को बुला के वो डिसाइड कर सकते थे, लेकिन वो नहीं किया। ये बहुत ही खेद की बात है कि बैंकिंग ऑम्बुड्समैन जैसे रिड्रेसल फोरम जो है बैंक आरबीआई ने क्रिएट किया है, वो इतनी सिंपल केस पे रेजोल्यूशन नहीं कर रहा है। और इनफैक्ट मेरे पास भी बहुत सारे उपभोक्ता कहते हैं कि वो संतुष्ट नहीं है उनके डिसीजन से। लेकिन एक आंकड़ा ये भी है कि 94% केसेस को ये क्लोज कर रहे हैं, मतलब उसको सॉल्व कर रहे हैं या उसे खत्म, डिस्पोजल रेट है 94% बैंकिंग ऑम्बुड्समैन। हाँ, लेकिन ये उसमें क्या है, जो 50%, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द केसेस सबसे पहले रिजेक्ट हो जाते हैं, मेंटेनेबल नहीं है इसके। तो ये जो आंकड़ा है वो रिमेनिंग 50% है, और उसमें भी आप देखिए ये 50% का है, या जो केसेस वो कहते हैं रिजॉल्व हो गया है। बहुत उपभोक्ता मुझसे कहते हैं कि उनसे पहले उनसे कहने के पहले वो केस क्लोज कर दिया। क्या रास्ता बचता है इसके पास? इनको कंज्यूमर कोर्ट जाना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि ये देखिए एक इसका जिम्मेदार बनता है बैंक का कि ये सीसीटीवी फुटेज मतलब वो वर्क करना, वो काम करना चाहिए, और इट हैज टू बी देयर। तो वो नहीं है, नहीं दिखा रहे हैं, वो भी डिफिशिएंसी हो जाती है। तो यानी बस एक संस्था भर बना देने से काफी नहीं होगा, उस संस्था को कुछ ऐसे प्रभावी कदम उठाने होंगे ताकि कंज्यूमर को लगे कि अगर उसे किसी कंपनी से, किसी सर्विस प्रोवाइडर से शिकायत है तो उसकी शिकायत की सुनवाई होगी। केवल एक संस्था बात सुनकर केस को क्लोज नहीं कर देगी और 94% डिस्पोजल रेट नहीं दिखा देगी। बहुत जरूरी है प्रभावी कदम उठाए जाएं। वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद डीलर और कंपनी के नेक्सस से
परेशान कंज्यूमर की हक की आवाज को बुलंद करेगा पहरेदार। होंडा के डीलर ने कार बुकिंग के समय कंज्यूमर से वसूले एक्स्ट्रा पैसे। पहरेदार सिर्फ पैसे ही नहीं रिफंड कराएगा, दिलाएगा इस रकम पर ब्याज भी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार। विदेशी कार कंपनियां और उनके कंज्यूमर का बुरा हाल। पहरेदार ने पहले भी कई बार इस मुद्दे को उठाया है। जापान की सबसे बड़ी कार बनाने वाली कंपनी होंडा का भारत में अच्छा खासा प्रेजेंस है, लेकिन जब कंज्यूमर का ख्याल रखने की बात आती है तो क्या होंडा अपने वर्ल्ड स्टैंडर्ड यहां भी बरकरार रखती है? गाजियाबाद के शशिकांत सिंह जी की शिकायत है कि होंडा के डीलर पर्ल होंडा ने गाड़ी बेचते समय जो वादे किए उनको निभाया नहीं। शशिकांत जी ने दिसंबर 2012 में अपने लिए होंडा की हैचबैक ब्रियो बुक कराई थी। बुकिंग के कुछ दिनों के बाद डीलर ने कार के अमाउंट का एक हिस्सा इनसे कैश में मांगा। शशिकांत जी ने वो 50,000 रुपए डीलर को दे दिए और इसके बाद एक्सटेंडेड वारंटी और एक्सेसरीज के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा पैसे डीलर ने मांगे जो इन्होंने चुका दिए। लेकिन 50,000 की ये रकम जब इन्हें वापस लेने थे डीलर से तो काफी पापड़ बेलने पड़े। एक महीने के बाद जब ये रकम डीलर ने वापस भी की इनको, क्योंकि वो अतिरिक्त रकम थी जो इसने ली थी, और इसके बाद जब इनका लोन क्लियर हो गया तो सारी रकम लोन के जरिए जा रही थी। जाहिर तौर पर ये 50,000 रुपए कंज्यूमर को वापस मिलने थे और ये 50,000 रुपए में से कुछ पैसे काट के डीलर ने इन्हें वापस किए। एक्सेसरीज और वारंटी के लिए दी हुई रकम आज भी डीलर के पास पड़ी हुई है। एक्सेसरीज इन्हें खराब दी गई। एक्सटेंडेड वारंटी के लिए कहा गया कि आप कंपनी से बात कीजिए। यानी पूरी तरह से डीलर इन्हें रूल कर रहा था, रेगुलेट कर रहा था, इनकी कोई बात नहीं सुन रहा था, पैसे इनसे ले लिए थे। पर्ल होंडा के डीलर की ये करतूत पहरेदार ने रखी होंडा कंपनी के सामने और जानना चाहा कि कंपनी इस मामले में क्या करने वाली है। अभी तक अपने ग्राहक को अनसुना करने वाली होंडा पहरेदार की पहल के बाद एक्शन में आई, इस शिकायत के निपटारे में लग गई। पहरेदार की पहल के बाद ये मामला सुलझ चुका है। अब होंडा ने पहरेदार को बताया कि कस्टमर रिलेशन डिपार्टमेंट और डीलर दोनों ने मिलकर शशिकांत जी की शिकायत दूर कर दी है और अब शशिकांत जी संतुष्ट है। इसके साथ होंडा ने एक बार फिर पहरेदार को भरोसा दिलाया कि उसके लिए कंज्यूमर सर्वोपरि है और कंपनी ये सुनिश्चित करती है कि बढ़िया प्रोडक्ट और सर्विस कस्टमर को दी जाए। पहरेदार ने इस जवाब के साथ शशिकांत जी से भी बात की थी और शशिकांत जी ने हमें बताया कि हाँ, होंडा ने सारी शिकायत दूर कर दी है, ऑल इज वेल, वो खुश हैं जिस तरह से मामला जो है सुलझाया गया है। लेकिन हम आपको यहां बताना चाहेंगे ये मामला तभी सुलझा जब पहरेदार ने दखल दी, वरना कंपनी और डीलर दोनों के बीच में लटका हुआ था कंज्यूमर। होंडा रटा रटाया जवाब दे रही है पहरेदार को, साथ में अपने कस्टमर की अहमियत भी बता रही है, लेकिन ऑन ग्राउंड मामला कुछ और ही है। पहरेदार ने जब दखल दिया तब जाकर डीलर ने सारे पैसे लौटाए हैं। अभी तक डीलर उन पैसों पर आराम से बैठा हुआ था। नींद तब टूटी जब पहरेदार ने मामला उठाया। यहां बड़ा सवाल कि कंपनी अपने डीलर के काम करने के तरीके पर कोई चेक्स और बैलेंसेस क्यों नहीं रखती है। मेरे साथ हैं पुष्पा गिरिमा जी, कंज्यूमर मामलों की जानकार। मैम, इसमें साफ दिख रहा है डीलर कह रहा है कि आप कंपनी के पास जाइए, आपको एक्सटेंडेड वारंटी चाहिए तो कंपनी के कस्टमर केयर में कस्टमर फोन कर रहा है, पर किसी को कस्टमर की कोई चिंता नहीं है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली हमारे देश में वही प्रॉब्लम है। और ये मामला नहीं, और भी जहां ऑटोमोबाइल्स बहुत पैसे दे के खरीदते हैं, कार खरीदते हैं और उसके बाद कुछ वो डिफेक्ट्स निकलता है और वहाँ भी वो कुछ नया नया गाड़ी का इतने सारे शिकायतें होते हैं, फिर भी वो एक रिप्लेसमेंट नहीं देते हैं या रिफंड नहीं देते हैं और परेशान कर देते हैं कंज्यूमर्स को। आप देखिए यूनाइटेड स्टेट्स में फॉर एग्जांपल ये जो लेमन लॉ है उसके मुताबिक एक स्टैंडर्ड होती है, कोई गाड़ी में 1 या 2 शिकायत है या डिफेक्ट है, वो 3 बार ट्राई करने के बाद भी वो ठीक नहीं हुआ तो इसको लेमन कहलाते हैं और वो नया रिप्लेसमेंट देना चाहिए। हमारे देश में हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम में वो मार्केट्स खोल दिया, लेकिन उसके लिए जो लॉस चाहिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए वो नहीं लाया। इसके वजह से उपभोक्ता बहुत परेशान में है। कहने को बड़ी बड़ी संस्थाएं जो कंज्यूमर की शिकायतों की सुनवाई करती हैं, ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम, लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था ये सो कॉल्ड ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम है, ये शायद कंज्यूमर को इतना उलझा देती हैं कि कंज्यूमर हार मानने लगता है। लेकिन यहीं पर हमारा रोल शुरू होता है और इसीलिए पहरेदार हमेशा से आपकी आवाज बुलंद करता रहा है। हम आगे भी ऐसे ही कंज्यूमर की शिकायतों को रखते रहेंगे आपके सामने, ताकि कम से कम आप अपने इंडिविजुअल केस में तो आवाज उठाइए। एक इंसान
इंसान अगर आवाज उठाएगा उसके बाद हम देखेंगे कि सभी सशक्त होंगे और सभी आवाज उठाएंगे। पहरेदार में आज इतना ही, हमें यही इजाजत दीजिए। आप हमें अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय भेज सकते हैं पहरेदार@network18online.com पर। नमस्कार।